गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट 10th चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हमने डिस्कस किया था कि इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम में पहले आईटीसी की क्या कंडीशंस थी, क्या उसका स्ट्रक्चर था, आईटीसी जीएसटी के अंडर क्या इसके प्रोविजंस हैं, ये हमने डिस्कस किया था। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हमने डिस्कस किया था सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग। रेस्ट्रिक्शंस क्या है आईटीसी के अवेलमेंट पर, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और हमने डिस्कस किया था कि सप्लायर जो है आउटपुट टैक्स की पेमेंट कैसे करता है, और कुछ आईटीसी के अवेलमेंट के रिगार्डिंग क्रूशियल फैक्ट्स हमने डिस्कस किए थे। प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में हमने पढ़ा था। पर्सन्स जिनको कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है, इस बारे में हमने डिस्कस किया था। और टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी, ये हमने डिस्कस किया था। और हमने डिस्कस किया था कि अगर जीएसटी नहीं है, आईटीसी अगर जीएसटी के अंदर नहीं है तो क्या उससे फर्क पड़ता है, किस तरह से आईटीसी जो है जीएसटी स्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, इस बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने ये डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स एंड रिवर्सल ऑन इट्स सेल अकॉर्डिंग टू क्लोज 3rd ऑफ सेक्शन 16। और एक इलस्ट्रेशन हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। इस इलस्ट्रेशन की हेल्प से हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कैलकुलेट करना कैसे किया जाता था, डिस्कस किया। डिस्कस करेंगे आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स सेंट फॉर जॉब वर्क, और सेट ऑफ रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, branch transfer, supply in the course of import or supply in course of export, and input tax credit on the reverse charge. स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 131 जो पीडीएफ मैंने शेयर की है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, उस पीडीएफ में पेज नंबर 131 पर आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स सेंट फॉर जॉब वर्क, the principal is allowed to take ITC of the goods or capital goods sent to a job worker for job work. किसी जॉब वर्कर को जो सेंड हुई है, भेजी गई है जॉब वर्क के लिए, इन पर आईटीसी के एलिमेंट से रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है। इनपुट इज अलाउड इवन इफ द इनपुट्स आर डायरेक्टली सेंड टू अ जॉब वर्कर। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अलाउड है तब भी जब इनपुट्स जो डायरेक्टली जॉब वर्कर को सेंड की गई हूं जॉब वर्क के लिए, विदाउट देयर बीइंग फर्स्ट ब्रॉट टू हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, इफ सच गुड्स आर नॉट रिसीव्ड बैक बाय द प्रिंसिपल और सप्लाइड फ्रॉम द प्लेस ऑफ जॉब वर्कर विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग गुड्स टू जॉब वर्कर। जॉब वर्कर को जब आप गुड्स सेंड करते हैं उसके 1 साल के अंदर अगर वो वापस प्राप्त नहीं होती हैं, then it shall be deemed that such inputs had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said inputs were sent out. This time limit is of 3 years in case of capital goods. अगर capital goods की इस तरह की ट्रांसफर होती है तो उस केस में ये जो टाइम लिमिट है वो 3 साल है। Although commissioner is empowered to further extend the period of return of inputs or capital goods from job worker by 1 year or 2 year respectively under the special circumstances. तो कमिश्नर भी को पावर है कि वो इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है 1 year या 2 year, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही। फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन में देखिए, रामा लिमिटेड हैज bought on 12th October 2018 some goods for cash from Mohan Brothers on which paid CGST and SGST has been availed as input tax credit by Rama Limited as shown in the return of the month of October 2018.
रामा लिमिटेड ने खरीदी हैं क्या गुड्स 12 अक्टूबर 2018 को मोहन ब्रदर्स से, जिस पर कि सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है उन पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया है रामा लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, उसकी अक्टूबर 2018 की रिटर्न्स जो हैं ये शो करती हैं। रामा लिमिटेड हैज इशूड दीज गुड्स ऑन 28 नवंबर 2018 टू अ जॉब वर्कर। रामा क्या करता है, रामा लिमिटेड इनको जॉब वर्कर को इश्यू कर देता है इन गुड्स को 28 नवंबर 2018 को। किससे रिसीव करता है, टू अ जॉब वर्कर टू कैरी आउट फर्दर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इनको फर्दर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग के लिए वो जॉब वर्कर को आगे फॉरवर्ड कर देता है। इफ द जॉब वर्कर रिटर्न द गुड्स आफ्टर प्रोसेसिंग 25 अक्टूबर 2019, भेजी कब है उसको 28 नवंबर 2018 को, और अगर 25 अक्टूबर 2019 तक उससे वो गुड्स जो हैं वो वापस नहीं आती, डिस्कस द इंटरनल रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल। जो आईटीसी है उसका रिवर्सल जो है वो एप्लीकेबल होगा। व्हाट विल बी योर आंसर इफ द गुड्स वाज रिटर्न ऑन 15 दिसंबर 2019 बाय द जॉब वर्कर। अगर 15 दिसंबर 2019 को रिटर्न करता है वो, तो तब क्या हो सकता है, देखिए इफ गुड्स वाज, दो केसेस हैं, अगर गुड्स जो हैं वो 25 अक्टूबर 2019 को रिसीव हो जाती है बैक प्रोसेसिंग के बाद, फर्दर जिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए उनको हैंडओवर किया गया था जॉब वर्कर को, अगर जॉब वर्कर उस प्रोसेसिंग के बाद उन गुड्स को 25 अक्टूबर 2019 को ही वापस कर देता है, एक तो ये केस है। दूसरा केस है अगर गुड्स जो हैं वो 25 दिसंबर को रिसीव होती हैं बैक प्रोसेसिंग के बाद, 25 दिसंबर को वो उनको लौटाता है। तो फर्स्ट केस में देखिए, सिंस द जॉब वर्कर हैज रिटर्न द गुड्स आफ्टर प्रोसेसिंग ऑन 25 अक्टूबर 2019 वेल विद इन 1 ईयर। प्रोविजन क्या था इसके रिगार्डिंग ऊपर कि 1 साल के अंदर अगर वो, ये 1 साल जो है वो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड है गुड्स जो है वो वापस देने का, hence no need of reversal of input tax credit availed by Rama Limited। तो जो रामा लिमिटेड ने गुड्स इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया था उसको रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 साल के अंदर ही जो गुड्स हैं वो उसके पास वापस आ गई हैं। अगर उसके पास जो गुड्स हैं वो 1 साल के अंदर वापस नहीं आती, 1 साल के बाद वापस आती है, जैसे कि सेकंड केस में, सेकंड केस देखिए, गुड्स वाज रिसीव्ड बैक ऑन 25 दिसंबर 2019 आफ्टर प्रोसेसिंग। अगर 25 दिसंबर को 2019 को ये गुड्स जो हैं वो रिसीव होती हैं बैक, तो इस केस में क्या होगा इस केस में जॉब वर्कर ने 1 साल से ज्यादा का टाइम लिया है, विद इन 1 ईयर जो है वो गुड्स जो हैं वो रिसीव नहीं हुई हैं रामा लिमिटेड के द्वारा। तो इस केस में क्या होगा, वो कमिश्नर से अपील भी कर सकता है कि उसकी डेट जो है वो एक्सटेंड की जाए, ठीक है। तो कमिश्नर तो अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस को देखकर ही, पूरा ऑब्जर्व करके ही उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करेगा। अदरवाइज तो क्या है कि द रिक्विजिट पीरियड ऑफ रिसीविंग द इनपुट बैक आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम जॉब वर्कर, hence it will be deemed that input has been supplied to job worker on the date of its dispatch to the job worker. Now input tax credit availed by Rama Limited on the input sent to job worker has to be reversed by Rama Limited, for which it has to make a debit entry of equivalent amount। पहले क्या किया होगा उसने, इनपुट टैक्स क्रेडिट की क्या एंट्री की है, क्रेडिट एंट्री की है उसने, मींस रिसीव किया है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्या कर लेगा, डेबिट रिवर्स एंट्री कर लेगा इसकी अपने बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्रेडिट लेजर व्हिच इज टू बी शोन इन द रिटर्न फाइल फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019। However, Rama Limited may reveal the input tax credit in question by making a credit entry in the electric credit ledger and showing it in the return of the month of December 2019। नेक्स्ट जो टर्म है उससे रिलेटेड जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उन लेजर्स में शो करने के बाद वो इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर सकता है अगेन, ठीक है, री अवेल कर सकता है। लेकिन एक बार उसको क्रेडिट रिवर्स जो एंट्री करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि विद इन 1 ईयर ये
इसके प्रोविजन हैं अवेल करने के इनपुट टैक्स क्रेडिट कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने जिन बुक्स पर अवेल की है, जो जिन परचेज पर अवेल की है, उनको अगर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो वर्कर को भेजा गया है तो विद इन 1 ईयर ही उनसे प्रोसेसिंग के बाद आफ्टर प्रोसेसिंग रिसीव करनी है। अदरवाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिवर्स एंट्री उसकी करनी पड़ेगी। सेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी नेक्स्ट टॉपिक है इसका। सेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेट ऑफ किस तरह से करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का, आईटीसी का। आईटीसी इज क्रेडिटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे किया जाता है, क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू रजिस्टर्ड पर्सन के। द पर्सन में यूज दिस टू पे हिज इनपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करते टाइम इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को वो यूज कर सकता है। मींस टैक्स पेबल कैसे वो फाइंड आउट करेगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद, ठीक है, जो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर देगा, तो अब उसका क्या आ जाएगा, टैक्स पेबल आ जाएगा कि कितना को अब टैक्स पे करना है। तो ये पर्सन जो है वो इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करते टाइम। इसका मतलब ये द यूज ऑफ आईटीसी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज इज द पॉइंट ऑन विच GST differs sharply from the previous system of the central and the state taxation. In GST, interstate supplies are levied on IGST, which is the sum of applicable CGST and SGST or UTGST. Interstate supplies में क्या है, क्या लेवी किया जाता है, IGST, जो कि क्या है, दोनों का टोटल है, किस किस का, CGST का, और अगर कंसर्न स्टेट में वो ट्रांजैक्शन कंसर्न स्टेट से वो रिलेटेड ट्रांजैक्शन एसजीएसटी उसके साथ सीजीएसटी के साथ, और अगर यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है तो यूटीजीएसटी। तो मीन सीजीएसटी और सीजीएसटी या यूटीजीएसटी दोनों का सम है आईजीएसटी, जो कि इंटरस्टेट सप्लाईज पर लेवी किया गया है। इस केस में इंटरस्टेट सप्लाई के केस में, इंट्रास्टेट सप्लाई के केस में मैंने आपको बताया था कि क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी साइमल्टेनियसली ये लेवी किए जाते हैं। अकॉर्डिंगली इस केस में देखिए, इसी केस में जिसको हम डिस्कस कर रहे थे अभी, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कैन बी यूज्ड टू पे आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी टू दैट ऑर्डर। तो आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट हम यूज कर सकते हैं आईजीएसटी के लिए भी, सीजीएसटी के लिए भी, और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए भी, और यूटीजीएसटी को पे करने के लिए भी। मींस अगर हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो है वो आईजीएसटी की है या सीजीएसटी की है या एसजीएसटी की या यूटीजीएसटी की, इनमें से कोई भी है, तो आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है हम उसमें से माइनस करके टैक्स पेबल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम टैक्स पेबल जो है वो पे कर सकते हैं। मींस आईटीसी जो है आईजीएसटी की इन केसेस में हम अवेल कर सकते हैं। दूसरा, सीजीएसटी की आईटीसी जो है वो कब यूज कर सकते हैं, सिर्फ किन किन केसेस में, जीएसटी और आईजीएसटी। मींस सेंट्रल लेवल की जो है सीजीएसटी वो सीजीएसटी में और आईजीएसटी में, बाकी किसी में यूज नहीं करेंगे आईटीसी इसकी, ना ही तो एसजीएसटी में और ना ही यूटीजीएसटी में। मींस सीजीएसटी को कहाँ यूज कर सकते हैं, सीजीएसटी की आईटीसी को सीजीएसटी में और आईजीएसटी में। कहाँ यूज नहीं करते इसको, एसजीएसटी में और यूटीजीएसटी में। आईटीसी ऑफ एसजीएसटी और यूटीजीएसटी इनको ऊपर नहीं कर सकते, इससे ऊपर नहीं जा सकते, नीचे जा सकते हैं। जैसे 11th में क्लास में ये रूल था ना स्ट्रीम चेंज करने का, कि मेडिकल साइंस वाला, मेडिकल साइंस मींस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसने ली है वो नॉन मेडिकल चूज कर सकता है, चेंज कर सकता है देके, या कॉमर्स में आ सकता है या फिर आर्ट्स में जा सकता है। मेडिकल का जो स्टूडेंट है वो किसी में भी जा सकता है स्ट्रीम चेंज करके, लेकिन नॉन मेडिकल का स्टूडेंट जो है वो आर्ट्स और कॉमर्स में जा सकता है अगर उसको स्ट्रीम चेंज करनी है। तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम है नॉन मेडिकल में, वो मेडिकल में नहीं जा सकता। उसके अलावा कॉमर्स स्टूडेंट अगर स्ट्रीम चेंज करना चाहता है अपनी, तो वो नॉन मेडिकल और मेडिकल में नहीं जा सकता,
और वो आर्ट्स में जा सकता है फिर, और आर्ट्स का स्टूडेंट्स ना ही तो नॉन मेडिकल में जा सकता, ना ही कॉमर्स में जा सकता, और ना ही मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में, और ना ही कॉमर्स में। तो मीन्स ऊपर से नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। ये रूल था वहां पर, ठीक है। मीन्स उसका क्या रीजन था कि अगर मेडिकल में ही प्रॉब्लम है, मेडिकल में प्रॉब्लम है, तो वो आसानी से उन तीनों को चला लेगा, इसलिए वो चेंज कर सकता है। नॉन मेडिकल का स्टूडेंट्स को और आर्ट्स में से किसी को भी चला लेगा, लेकिन वो मेडिकल नहीं चला पाएगा, इसलिए मेडिकल में अलो नहीं करते, कॉमर्स और आर्ट्स में अलो करते हैं। इसी तरह से कॉमर्स के स्टूडेंट अगर स्ट्रीम चेंज करता है तो उसको नॉन मेडिकल और मेडिकल में अलो नहीं करते स्ट्रीम चेंज करने को। क्यों? क्योंकि जब उससे कॉमर्स ही नहीं चल रही तो नॉन मेडिकल और मेडिकल तो क्या चलेगी उससे, इसलिए उसको आर्ट्स में ही ट्रांसफर करने की अनुमति है, बस स्ट्रीम चेंज करने की अनुमति होती है 11th क्लास में। ऐसे ही आर्ट्स के स्टूडेंट्स को अनुमति नहीं है ना ही तो नॉन मेडिकल चेंज करने की, ना ही मेडिकल, उसको सिर्फ वो लेफ्ट आउट कर सकता है स्कूल। तो इस तरह से कुछ था। तो इसी तरह का कुछ रूल यहाँ पर भी है कि सीजीएसटी और आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, इन सब की आरटीसी जो है कहाँ पर अवेल की जा सकती है और कहाँ पर अवेल नहीं की जा सकती। तो ये याद रखने का अच्छा तरीका है इसका, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है आपको। आईजीएसटी को आप सबसे ऊपर मान लो, ठीक है, आईजीएसटी और सीजीएसटी को, फिर उसके बाद इसको मान लो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी को, ठीक है। तो आईजीएसटी को आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल हो सकती है किस किस में? आईजीएसटी में भी सेम में तो हो ही सकती है, किसी की भी हो सकती है सेम में, तो सीजीएसटी की सीजीएसटी में हो सकती है, एसजीएसटी की एसजी में हो सकती है, यूटीजीएसटी की यूटीजीएसटी में हो सकती है, किसी की भी किसी में हो सकती है, मीन सेम तो सभी की हो सकती है। लेकिन दूसरे में कैसे अवेल कर सकते हैं आईटीसी? आईजीएसटी को सिर्फ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी सब में कर सकते हैं। सीजीएसटी को सीजीएसटी और आईजीएसटी में ही कर सकते हैं बस। एसजीएसटी, यूटीजीएसटी को सिर्फ एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी में ही कर सकते हैं। आईटीसी और सीजीएसटी कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट्स ऑफ एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड वाइस वर्सा। ना ही तो आईटीसी और सीजीएसटी जो है, आईटीसी जो है सीजीएसटी की, वो यूटिलाइज की जा सकती है एसजीएसटी, यूटीजीएसटी में, और ना ही से एसजीएसटी, यूटीजीएसटी जो है वो यूटिलाइज की जा सकती है सीजीएसटी, सीजीएसटी में। तो मीन सेम तरह से तो नहीं है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको स्ट्रीम चेंज करने का, ठीक है, वो बिल्कुल एज इट इज तो अप्लाई नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन हाँ उससे थोड़ा सा ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस तरह से इनको लगना है। सीक्वेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, सीक्वेंस क्या है इनका क्रेडिट की यूटिलाइजेशन का? आईजीएसटी क्रेडिट में देखिए क्या क्या अलाउड है, इस टेबल में देखिए। आईजीएसटी allowed to the following in the stated order, किस किस की पेमेंट कर सकते हैं आप इससे, आईजीएसटी क्रेडिट से? पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। देन सीजीएसटी क्रेडिट अलाउड है किस किस में? टू द फॉलोइंग इन द स्टेटेड ऑर्डर। सबसे पहले सीजीएसटी में देखो सीरीज में ही होगा ये काम, ये नहीं है कि आईजी पेबल है और हम इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं सीजीएसटी में। टेबल के फर्स्ट पार्ट में देखिए, पहले हमें आईजीएसटी का क्रेडिट जो है आईजीएसटी में ही यूज करना है, अगर बच जाए फिर सीजीएसटी में जाना है, फिर भी बच जाए तो फिर एसजीएसटी, फिर भी बच जाए तो फिर यूटीजीएसटी में। टेबल के सेकंड पार्ट में जाइए, सीजीएसटी क्रेडिट को आप यूज कर सकते हैं, अलाउड है सबसे पहले किसमें? सीजीएसटी में ही, फिर अगर फिर भी बचे तो वो क्रेडिट जो है वो यूज कर सकते हैं आप आईजीएसटी में। ये नहीं है कि आप पहले आईजीएसटी में कर लेंगे और फिर सीजीएसटी में, इसी सीरीज में आपको करना पड़ेगा। और क्या अलाउड नहीं है? सीजीएसटी क्रेडिट को किस में अवेल नहीं कर सकते हम? एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके अलावा टेबल के लास्ट पार्ट में देखिए, एसजीएसटी क्रेडिट को कहां पर यूज किया जा सकता है? अलाउड है सबसे पहले तो एसजीएसटी को ही पेमेंट में अलाउड है, उसके बाद अगर बचे, अगर क्रेडिट फिर भी बच जाता है तब हम पेमेंट आईजीएसटी की पेमेंट में उसको यूज कर सकते हैं, आईजीएसटी की पेमेंट में से लेस कर सकते हैं उसको, और फिर टैक्स पेबल आप आईजीएसटी पेबल फाइंड आउट कर सकते हैं। नो अलाउड, अलाउ क्या क्या नहीं है एसजीएसटी में? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है एसजीएसटी क्रेडिट को अवेल करने के लिए। Hence, cross utilization of credit is available only between CGST and IGST and SGST and IGST.
क्रॉस यूटिलाइजेशन किस किस में है कि सीजीएसटी में आईजीएसटी को यूटिलाइज कर सकते हैं और आईजीएसटी में सीजीएसटी को, इसी तरह से एसजीएसटी को आईजीएसटी में और आईजीएसटी को एसजीएसटी में। द मेन रेस्ट्रिक्शन इज दैट द सीजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी एंड एसजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आपका ब्रांच ट्रांसफर। ब्रांच ट्रांसफर का क्या कंसेप्ट है? अंडर जीएसटी द मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जीएसटी के अंडर जो गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ऑन ट्रांसफर बेसिस, एक स्टेट में दूसरी स्टेट में अगर सप्लाई होती है तो उसको क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। लेकिन ऑन ट्रांसफर बेसिस वुड बी सब्जेक्ट टू आईजीएसटी। इस पर क्या एप्लीकेबल होगा? आईजीएसटी एंड दैट विल बी इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। उन दोनों का टोटल है। देयरफॉर टैक्स वुड नॉट कैस्केड to the extent of restriction. However, it will have issues of increased working capital. यहाँ पर क्या issues create होंगे? Working capital, increased working capital का, storage का और logistics का। The transfer of goods or services within a state between business verticals having separate registration would be liable to SGST and CGST. In case there is only one registration in the state, अगर एक ही registration है state के अंदर, then there would be no GST on the stock transfer. Stock transfer में पर कोई भी GST नहीं है। Supply in the course of import. Import के केस में supply का क्या concept है? In earlier indirect tax regime, import of goods was liable to custom duties. यहाँ पर क्या liable था? Custom duties. Service tax was leviable on services. सर्विस टैक्स सर्विसेज पर लेवी करते थे हम, वो वहां पर लेविएबल था। विच आर प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, जो सर्विसेज बाहर देशों से हम आयात करते थे सर्विसेज, एंड रिसीव्ड इन इंडिया, या फिर हम भेजते थे उन सर्विसेज को, प्रदान करते थे दूसरे देशों को। एंड टैक्स वाज पेबल बाय द सर्विस रिसीवर, सर्विस रिसीवर के द्वारा ही वो टैक्स पे किया जाता था अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नाउ द इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज वुड बी डीम्ड as interstate supply of goods। अब क्या होगा? जीएसटी के केस में क्या है कि जो गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट है वो इंटरस्टेट सप्लाई ही उसको माना जाएगा, एंड उस पर क्या सब्जेक्ट है, क्या करेंगे हम? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज आईजीएसटी। द इंपोर्ट ऑफ गुड्स would continue to attract basic custom duty and also IGST. GST compensation cess will be levied and collected at a rate notified. GST compensation cess भी लेवी किया जाएगा, ठीक है, जो भी रेट जो है वो नोटिफाई की जाती है किसके द्वारा? जीएसटी काउंसिल के द्वारा। दिस विल अप्लाई ऑन ऑल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो है वो सब तरह की गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर एप्लीकेबल है, जिसमें कि क्या इंक्लूड है? इंपोर्ट्स एंड रिवर्स चार्ज सप्लाईज, चाहे वो डायरेक्ट इंपोर्टिंग हो या फिर रिवर्स चार्ज बेसिस वो सप्लाई की जा रही हो। द पर्पस इज टू कंपनसेट स्टेट फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। इसका क्या पर्पस है कि स्टेट का जो भी लॉस होता है जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेवेन्यू का, क्योंकि 5 साल के लिए प्रॉमिस किया था किसने? सेंटर में, यूनियन ने किसको? स्टेट को, कि 5 साल तक अगर आपको कोई नुकसान होता है, जितना टैक्स आप अर्लियर टैक्सेशन रिजीम से कलेक्ट करते थे उससे कम अगर आपका हुआ तो उतने की भरपाई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूनियन जो है वो कर देगी। तो इंपोर्ट के केस में, इंटरस्टेट सप्लाई के केस में कुछ जो ये प्रोविजन है वो क्या है? कंपनसेशन के पर्पज से है। क्या कंपनसेशन के पर्पज से लगाया गया? कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस यहाँ पर लगाया गया, लेविड एंड कलेक्टेड एट अ रेट नोटिफाइड। तो इससे भरपाई हो जाएगी किसकी? उस नुकसान की, जो कि किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा? अगर लॉस होता है स्टेट को, किसी स्टेट को लॉस होता है इसको इम्प्लीमेंट करने में जीएसटी को, कि अर्लियर टैक्सेशन रिजीम से उसको ज्यादा आय हो रही थी और अब इम्प्लीमेंट करने के बाद उनको कम आय हो रही है, तो जितनी कम हो रही है उतनी भरपाई इन इस तरह के सेसेस से वो यूनियन जो है वो स्टेट को ट्रांसफर कर देगी। इसी
अमाउंट में से जो इन सेस से कलेक्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसमें से, सप्लाई इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के केस में क्या आपने पढ़ा था इससे पहले, कई सारे टॉपिक्स में आ गया कि जीरो रेटेड एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट के जीएसटी कैसे इंप्लीमेंटेड है इसमें कि वो जीरो रेटेड है। जीएसटी वुड नॉट बी चार्ज ऑन गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया in case the supply of goods or supply of services qualifies as export out of India. As per the place of supply provisions, the transaction would be zero rated. तो वो ऐसी ट्रांजैक्शन क्या होगी, जीरो रेटेड होगी। The supplier would be allowed to export the goods or services without charging any tax, but can avail the CGST, SGST, CGST और SGST and IGST credits. इसमें क्या अवेलेबल है, कौन कौन से, CGST और SGST, इन दोनों में से कोई एक, और IGST क्रेडिट्स। इफ दे आर अनेबल टू यूटिलाइज द क्रेडिट, अगर वो क्रेडिट लेने में अनेबल हैं, देन दे कैन गो फॉर रिफंड ऑफ CGST और SGST और IGST। तो वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं जो भी उन्होंने पे किया CGST, SGST या IGST इन प्रोक्योरमेंट ऑफ सच गुड्स एंड और सर्विसेज। तो इस तरह के एक्सपोर्ट में अगर उन्होंने कोई CGST, SGST और IGST पे किया है तो उसको वो उसका रिफंड जो है वो क्लेम करें। वो कैसे कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए, वो प्रोविजंस भी आप इसमें पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द रिवर्स चार्ज। टैक्स पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस विल बी अवेलेबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट if such goods and or services are used or will be used for business। अगर ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए यूज की जा रही हैं या की जाएंगी, तभी इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। द सर्विस रिसिपिएंट कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो सर्विस रिसिपिएंट है, जो इस तरह के सर्विसेज जो है वो रिसीव कर रहा है, जो रिवर्स टैक्स पे कर रहा है, वो ही टैक्स क्रेडिट जो है वो अवेल कर सकता है इनपुट क्रेडिट। द रिसिपिएंट मस्ट मेंशन इन हिज टैक्स इनवॉइस। रिसिपिएंट को जरूरी है कि वो मेंशन करे टैक्स इनवॉइस में वेदर द टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, कि अगर वो रिवर्स चार्ज से पेबल है तो। अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी और यू कैन से रेस्ट्रिक्शंस इन क्लेमिंग आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने में क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, आईटीसी की क्या अपॉर्शनमेंट है। सीजीएस एक्ट 2017 के सेक्शन 17 में फर्स्ट क्लॉज में, इसके सेक्शन 17 के फर्स्ट क्लॉज में सप्लाईज आर यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पसेस। क्या प्रोविजन है, अमाउंट ऑफ क्रेडिट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू सो मच ऑफ इनपुट टैक्स एज इट attributable to the purpose of his business. The central or state government may prescribe the manner in which the credit may be attributed. तो उस मैनर को जो है गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर सकती है, जिस मैनर में वो क्रेडिट जो है वो एट्रीब्यूटेड किया जा सकता है, मींस उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। वेयर द कैपिटल गुड्स सच एज कंप्यूटर्स आर यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस। कि कैपिटल गुड्स, कुछ कंप्यूटर्स तो बेचने के लिए और कुछ कंप्यूटर्स यूज करने के लिए अगर कोई परचेज कर लेता मान लीजिए, तो टैक्स क्रेडिट वुड बी अवेलेबल प्रोपोर्शनली। जितने गुड्स उनमें से कंज्यूम करने के लिए यूज की गई हैं, परचेज की गई हैं, और जितने गुड्स जो है आगे फर्दर सेल करने के लिए, ठीक है, तो उसी प्रोपोर्शन में यूज किया जाएगा, उसी प्रोपोर्शन में क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मिलेगा। तो जो सेल की गई है उन पर ही मिलेगा। यूज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, बिजनेस पर्पस और अदर पर्पस। बिजनेस पर्पस के लिए है तो आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस पर्पस इज अलोएबल, ये अलोएबल है। आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू अदर पर्पस इज नॉट अलोएबल, क्योंकि पर्पस के लिए अलोएबल नहीं है, अलो नहीं करते टैक्सेशन स्ट्रक्चर, तो इसलिए वो नहीं मिलेगा। सेकंड देखिए, सेकंड क्लॉज में क्या है, गुड्स एंड और सर्विसेज आर यूज्ड पार्टली, goods and services are used partly for taxable supplies and partly for exempt supplies.
तो कुछ पार्ट तो उसका टैक्सेबल सप्लाईज के लिए है और पार्ट जो है वो एक्सेप्टेड सप्लाईज का है। तो क्लॉज सेकंड क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ क्रेडिट shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the taxable supplies including zero rated supplies. Thus where goods and or services are used partly for exempted supplies, अगर partly exempted supplies के लिए and partly for taxable supplies and or zero rated supplies, input tax credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the said taxable supplies including zero rated supplies. As per section 17 third exempt supplies means and includes, क्या मीनिंग है इनका और क्या इंक्लूड करती है? Such applies of goods and or services which attract nil rate, जिन पर रेट क्या है? nil है, जीरो है. Supplies of goods and or services may be wholly exempted from tax, जो कि completely exempted हैं टैक्स से. नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जिन पर टैक्स नहीं है. सप्लाईज ऑन विच द रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, जिस पर रिसिपिएंट को ही पे करना है, आपको पे नहीं करना है. ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शंस में और लैंड एंड बिल्डिंग की सेल में, इस तरह के प्रोविजन इन तरह के केसेस में एप्लीकेबल होगा. नेक्स्ट पेज पर आ जाइए. बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एनबीएफसीज. इस केस में फोर्थ क्लॉज में देखिए, फोर्थ क्लॉज में क्या है? अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी बैंकिंग कंपनी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंगेज सप्लाइंग सर्विसेज, अगर ये एंगेज हैं सर्विसेज को सप्लाई करने में बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, किस वे में? अगर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं या फिर एक्सटेंडिंग लोन्स और एडवांसेस, shall have the option to either comply with the provisions of regarding proportionate availment or avail of every month on amount equal to 50% of eligible ITC on imports, capital goods and input services in that month, and the rest shall lapse. Option once availed cannot be withdrawn during the financial year. ऑप्शन जो है एक, इनमें से जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे उसी को ही आपको एक फाइनेंशियल ईयर में कैरी करना पड़ेगा, उसको बीच में आप छोड़ नहीं सकते, एक ऑप्शन को छोड़ के दूसरा चूज नहीं कर सकते. द रेस्ट्रिक्शन ऑफ 50% शैल नॉट अप्लाई टू द टैक्स पेड ऑन सप्लाईज मेड बाय वन रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम पैन. इलस्ट्रेशन से देखिए और क्लियर हो जाएगा आपको. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ PQR बैंक लिमिटेड, you are required to calculate admissible input tax credit and tax payable by the bank for the month of October 2019. इस मंथ का आपने टैक्स पेबल जो है वो फाइंड आउट करना है कि कितना बनेगा. इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबिलिटी को का हिसाब रखते हुए, if the bank has opted to utilize 50% of admissible ITC under section 17 4th of CGST Act 2017. ITC अवेलेबल ऑन इनपुट सर्विसेज, CGST जो पे किया है उसने वो 62,000 पे किया है, और SGST इनपुट सर्विसेज पर CGST पे कर चुके हैं 62,000 और SGST पे किया है 62,000, और गुड्स पर ITC अवेलेबल है 22,000 CGST और 22,000 SGST. तो इसको 62 and 62 CGST SGST and 22 में CGST SGST, इसको कैसे अवेल कर सकते हैं आप? ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019 द बैंक हैज प्रोवाइडेड output services valued rupees 8 lakh, out of which exempted services were of valued 3 lakh. During the month of October 2019, उसी मंथ के बारे में ही बात कर रहे हैं कि उस मंथ के दौरान, अक्टूबर मंथ दौरान 2019 के अक्टूबर मंथ के दौरान, द बैंक हैज प्रोवाइडेड आउटपुट सर्विसेज, बैंक ने आउटपुट सर्विसेज जो प्रोवाइड की हैं उनकी वैल्यूएशन क्या है? 8 लाख रुपीस. जो आउटपुट सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज दूसरे देशों में उसने प्रोवाइड की है, आउट ऑफ विच एग्जेम्प्टेड सर्विसेज वर ऑफ वैल्यू 3 लाख, जिनमें से कि एग्जेम्प्टेड वैल्यू कितनी थी? 3 लाख. तो
नॉन एग्जेम्प्टेड वैल्यू कितनी थी, इसका मतलब 5 लाख। 8 लाख में से 3 लाख जो थी वो एग्जेम्प्टेड वैल्यू थी, और बाकी 3 लाख तो एग्जेम्प्टेड वैल्यू थी, और बाकी 5 लाख कितनी थी, क्या थी, नॉन एग्जेम्प्टेड वैल्यू, मींस उस पर तो लगना ही था। टैक्स ऑन इनपुट सर्विसेज इंक्लूड, इनपुट सर्विसेज जो है वो 4000 रुपए सीजीएसटी और 4000 रुपए एसजीएसटी पेड फॉर इनपुट्स रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक फॉर देयर पर्सनल यूज। इसमें देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, टैक्स ऑन इनपुट सर्विसेज, जो इनपुट सर्विसेज पर जो टैक्स कैलकुलेट किया गया है उसमें क्या इंक्लूडेड है, 4000 सीजीएसटी और 4000 एसजीएसटी पेड फॉर इनपुट्स, इनपुट्स के लिए जो पे किया गया है, जो इनपुट्स रिसीव की गई थी उनके लिए ये पे किया गया है 4000 रुपए सीजीएसटी और 4000 रुपए एसजीएसटी, ठीक है। तो ये किस लिए ये इनपुट रिसीव्ड कैसे हुई है कि एम्प्लॉइज को, बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं उनको उनके पर्सनल यूज के लिए प्रोवाइड किया गया है, की गई है ये इनपुट, जिन पर की टैक्स पे किया गया है सीजीएसटी 4000 और एसजीएसटी भी 4000। तो देखिए आउट ऑफ टोटल आउटपुट सर्विसेज प्रोवाइड बाय द बैंक, taxable value is 5 lakh on which 9% CGST and 9% SGST is payable। जो आउटपुट सर्विसेज हैं, टोटल आउटपुट सर्विसेज जो बैंक ने प्रोवाइड किए हैं, जो नीचे अभी बताया था इन्होंने, तो उसमें टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 5 लाख। देखो 8 लाख में से 3 लाख जो थी वो एग्जेम्प्टेड थी, तो बाकी कितनी बची, अभी बताया था मैंने क्वेश्चन में कि 8 लाख में से 3 लाख जो थी वो एग्जेम्प्टेड थी, तो टैक्सेबल कितनी हुई, 5 लाख। तो देखिए सॉल्यूशन में 5 लाख पर 9% के हिसाब से कितना कितना लगेगा, सीजीएसटी 45,000 रुपए और एसजीएसटी भी 45,000 रुपए। ये देखिए इधर टेबल पे, नेक्स्ट पेज पर टेबल पर देख लीजिए, ये हमने लगा दिया। नेक्स्ट पेज पर टेबल में देखिए 45,000 रुपए सीजीएसटी और 45,000 रुपए एसजीएसटी। ये मेन नहीं है, इसको तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अब मेन बात क्या है इसमें कि since the bank has opted 50% availment of admissible input tax credit for the month, that is 80,000, 84,000, 4,000 for CGST and SGST each and balance to be lapsed। ये स्टेटमेंट जो बोला गया था कि बैंक ने 50% अवेलमेंट जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट की for CGST and SGST each and balance to be lapsed, जो इससे बच जाता है बैलेंस वो लैप्स हो जाता है। टैक्स पेड ऑन गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक इज नॉट अलाउड एज आईटीसी। जो पर्सनल यूज के लिए एम्प्लॉइज के पर्सनल बेनिफिट्स के लिए है वो तो उस पर तो आईटीसी का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा सेक्शन 17(5) के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, 45,000 रुपए में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है 80,000 का 80,000 जो है उसका 50%। 84,000 में 4,000 क्यों लेस किया, 84,000 में से 4,000 इसलिए लेस किया क्योंकि 4,000 जो है वो एम्प्लॉइज के पर्सनल यूज के लिए यूज किया गया था। जो इनपुट्स जो है रिसीव की गई थी, गुड्स या सर्विसेज जो भी रिसीव की गई थी पर्सनल यूज के लिए की गई थी बैंक के एम्प्लॉइज के लिए, तो उन पर तो बैंक एम्प्लॉइज की पर्सनल लायबिलिटी बनती है, बैंक की तो कोई लायबिलिटी नहीं बनती। तो 4,000 जो है वो इसमें से 84,000 में से लेस कर देंगे, ठीक है। तो कितना रह गया 80,000। तो ये कह रहा है कि 50% जो है वो तो एडमिसिबल है, 50% तो एडमिसिबल है, बाकी जो है वो लैप्स हो जाता है। तो 80,000 का 50% क्या हुआ, 80,000 का 50% क्या हुआ 40,000। तो इसलिए 40,000 जो है वो यहाँ पर अवेल हो गया, आईटीसी जो है एडमिसिबल है 40,000, 80,000 का 50% सीजीएसटी में और एसजीएसटी में, 40,000 सीजीएसटी में और 40,000 एसजीएसटी में। तो 45,000 में से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस किया कितना 40,000, तो कितनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी अब, नेट जीएसटी पेएबल अब कितना होगा 5,000।
कि अब कितना टैक्स जीएसटी पे करना है 5000, क्योंकि 45,000 में से 40,000 तो अवेलमेंट हो गई किसकी, आईटीसी की, और 45,000 में यहाँ पर एसजीएसटी में भी एसजीएसटी के अवेलमेंट को लेस कर दिया, आईटीसी को कर दिया। तो इस तरह से टैक्स पेबल, जीएसटी पेबल, सीजीएसटी जो पेबल है वो 5000 है, और एसजीएसटी पेबल कितना आ गया 5000, जहां पर ये कर्सर है। तो ये था आपका छोटे छोटे से 2-4 टॉपिक थे, बाकी हम कल करेंगे, लेंथी चैप्टर है ये। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब क्लास के दौरान वॉइस आ रही थी, वाज आई ऑडिबल? मैं ऑडिबल था क्लास में, सुनाई दे रहा था? यस और नो? या क्लास ऐसे चली गई? यस सर। बिना वॉइस के? यस सर। आ रही थी, ठीक है, ओके। थैंक यू क्लास। Yes, sir. You may leave now. Thank you. You may leave now.